हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू अनअकैडमी। स्वागत है आप सबका। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रात को 8 बजे रोज़ आपका आंसर राइटिंग सेशन हमारा होता है। आज बच्चों के आंसर आए हैं, फिर से डेली बेसिस पर हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे बारे में लगभग आप सब लोग जानते हैं, पिछले 7 सालों से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के कंटेक्स्ट में। ठीक है, मेरा कोड है शबलू। जो लोग हमारे अनअकैडमी के कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके पास मौका है। अनअकैडमी के अचीवमेंट की बात करें तो हर 3 में से एक बच्चा यूपीएससी का अनअकैडमी की तरफ से सिलेक्ट हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण है। मेगा एक्सटेंशन ऑफर में 9 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर 4 महीने का, 1.5 साल का 6 महीने का और 2 या 3 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन मुफ्त मिलता है। वर्तमान में हमारे प्रयास बैच और बायलिंगुअल बैच आप लोगों को दिखाई देते हैं। तो जो बच्चे चाहते हैं बहुत मेहनत के साथ पढ़ना, वो इन बैचेस में इनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। बाकी की चीजें बाद में देखेंगे। फिलहाल हम अपने आंसर राइटिंग रिव्यू को शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन काजल का, कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, संविधानवाद क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, भारत जैसे देश में इसके क्या प्रभाव हैं, संक्षेप में बताइए। 150 वर्ड्स का ये क्वेश्चन था। संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कंटेक्स्ट में हम इसको पढ़ेंगे और जानेंगे। जब हम संविधानवाद की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य किसी देश में सरकार के उस स्वरूप से है जिसमें संविधान की सर्वोच्च भूमिका होती है। सरकार या अधिकारियों को मनमाने कार्य करने से प्रतिबंधित करता है। इसे संविधानवाद कहलाता है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इवोल्व किया था, या इसके जनक के तौर पर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। बढ़िया इंट्रो है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आपत्ति इस पर नहीं है। बिल्कुल इस प्रकार से चीजों को मेंशन किया जा सकता है, इस प्रकार से चीजों को दिखाया और लिखा जा सकता है। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। इंट्रो बेस्ट तरीके से आपने बताया है। नकारात्मक प्रभाव की बात करते हैं। संविधानवाद का कोई स्पष्ट परिभाषा का न होना राज्य की शक्तियों का सीमित करता है। बहुत बढ़िया। संस्कृति के संबंध की अवधारणा, पश्चिमी विचारों का शामिल ना होना, ये नकारात्मक प्रभाव हमें दिखाई पड़ते हैं। कोशिश कीजिएगा हमेशा जब क्वेश्चन ने पूछा भारत पर क्या प्रभाव पड़ते, तो पहले सकारात्मक पहलुओं को दिखा दिया जाए। हमेशा सकारात्मक चीजों को पहले दिखाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए यह समझना और जानना आसान होगा। आप इसे बेहतर तरीके से समझकर जानकर लिख पाएंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सकारात्मक प्रभाव की अगर हम बात करें, विधि के शासन की बात देखते हैं, शक्तियों के पृथक्करण की बात देखते हैं, जवाबदेही सरकार के ना होने की बात करते हैं। ओके, अच्छा, जवाबदेह सरकार का होना, न्यायपालिका के होने की बात, व्यक्तिगत अधिकार या मौलिक अधिकार, संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता, सार्वभौमिक वैश्विक अधिकार, एकल नागरिकता। देखो, आपने सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को ऐसे दिखाया, इसे थोड़ा सा इलुब्रेट करने की भी आवश्यकता थी। जब तक आप इसे इलुब्रेट नहीं करेंगे, इसे बढ़ाकर यानी कि शब्दों के ज्ञान के कंटेक्स्ट में नहीं दिखाएंगे, अपने शब्दों में इसे लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आपको ये क्लियर कट चीजें समझ नहीं आएंगी। ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कंक्लूजन में, भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश के लिए संविधानवाद का होना अति आवश्यक है। व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित, परिपक्व लोकतंत्र के लिए सकारात्मक या एकात्मक शासन के अधिकार को प्रतिबंधित करने के लिए लोकतांत्रिक संप्रभु देश बनाना इसका मकसद है। तो कंक्लूजन तो ठीक लिखा है, लेकिन बीच में जो बॉडी पार्ट है, इंट्रो और कंक्लूजन ठीक है, लेकिन बॉडी पार्ट में और बेहतर चीजों को लिखा जाना था। अगर मार्क्स अपनी मर्जी से चाहिए आपको, तो एग्जामिनर की डिमांड को पूरा करते हुए इस क्वेश्चन को सही तरीके से लिखना होगा। वो कहीं ना कहीं मुझे इसमें मिसिंग लगा। मेरी तरफ से 3 नंबर, क्योंकि पूरी तरीके से क्वेश्चंस को इलोबरेट नहीं कर पाए हो।
ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं नीलिमा का। ओके, इंडो कनाडा रिलेशन। हालांकि इस क्वेश्चन को कल रिव्यू करना था हमें, बहुत सारे बच्चों ने इसे आज ही लिखा। जो कल वाले क्वेश्चन से उन्हें आज लिखना था, जो आज वाले क्वेश्चन से उन्हें कल भेजना था। द डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड कनाडा थ्रू अ ज्योग्राफिकल डिस्टेंट yet critically diverse have seen evolution. Okay, they encompass economic cooperation, educational exchange and cultural connection with history of occasional transaction. अच्छा है, लेकिन मुझे क्वेश्चंस की शुरुआत में ही करंट का सिनेरियो चाहिए था। मुझे करंट का ही एस्पेक्ट जानना था। क्वेश्चंस क्या था? इंडो कनाडा रिलेशन आर टेंस दीज डेज, राइट डाउन द कोज एंड इंपैक्ट, और आपने लिखा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। तो थोड़ा सा यहां पर आपने इंट्रो को क्वेश्चंस के आधार पर जितना बेहतर लिखना चाहिए था उतना बेहतर आप इसे नहीं लिख पाए। इंडो कनाडा बायलिटरल टाइज, मिनिस्टीरियल लेवल डायलॉग सच एज स्ट्रेटेजिक ट्रेड एनर्जी डायलॉग्स, कॉमर्शियल रिलेशन को आपने बताया, न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन के बारे में आपने बात की, एग्रीमेंट सच एज न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट, जॉइंट कमेटी एंड सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन, स्पेस के बारे में बताया। चलिए, ये तो रहा पुराना इशू, और मैंने इस इशू को क्वेश्चंस के कंटेक्स्ट में नहीं पूछा, तो मेरे हिसाब से ये इरेलेवेंस पार्ट रहा, आपके क्वेश्चंस का इरेलेवेंस पार्ट रहेगा। रिसेंट इंडो नेगोशिएशन ट्रेड नेगोशिएशन है this road block between India and Canada following Prime Minister Justin Trudeau announced that investigation into credibility allegation linking India's official to the murder at Khalistani terrorist Hardeep Singh Rijjar। एग्जैक्टली यही पॉइंट पर आपको इस क्वेश्चन को दिखाना था। Canada government also expelled a senior Indian diplomats, Indian derived any involvement, deny any involvement and expelled a senior Canadian diplomats to इंडिया ने भी ऐसा कर दिया। अब चैलेंजेस क्या है, इंपैक्ट क्या पड़ा? रिसेंट प्रॉब्लम फेस बाय द इंडियन स्टूडेंट हु वांट टू स्टडी इन कनाडा, ठीक है। डिफरेंट वीजा, G20 इशू सच एज पॉलिटिकल इशू इन कश्मीर, ट्रेड इंडियन dairy and poultry producer express trade related concern over Canadian experts such as pulses and crude oil. Both countries should take legal measure to address the political extremism, promoting cultural exchange program to understand each other roots more better, work together to commitment toward the climate change। वाई फॉरवर्ड आपने दिखाने की कोशिश की। वाई फॉरवर्ड लिखने की जगह आप कंक्लूजन को लिखें बिना नाम लिखे और थोड़ा सा छोटा करें। क्वेश्चंस में आपके यहीं से मुझे चीजें बेहतर नजर आई। आपको अगर हिस्टोरिकल एस्पेक्ट इस क्वेश्चंस में दिखाना था, अगर आप हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की तरफ जाना चाहते थे, तो याद रखिएगा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को आपको शुरुआत में 2 से 3 लाइनों में दिखाना होगा। अगर बाय चांस क्वेश्चन ही उसने ऐसा पूछा है कि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में भारत कनाडा के रिलेशन बहुत अच्छे थे लेकिन वर्तमान स्थिति खराब हो चली है, इसके पीछे कारण और निवारण की बात रखें, तब आपको इस क्वेश्चन पर ऐसे लिखना था। बीच में मुझे थोड़ा सा बेहतर नजर आया, शुरुआत मेरे हिसाब से इसकी इतनी बेहतर नहीं रही जितनी बेहतर इसकी होना चाहिए था। मेरी तरफ से 4 नंबर, हालांकि 4 भी ज्यादा है क्योंकि इसमें और बहुत कुछ पढ़ना और समझना बाकी था, पर कोई बात नहीं, आपने अच्छा लिखा है नीलिमा, काबिले तारीफ है। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। पूजा का क्वेश्चन है प्लानिंग कमीशन के कंटेक्स्ट में, बहुत बढ़िया।
अब प्लानिंग कमीशन, सबसे पहले ये क्वेश्चन जब आपको भेजा गया ये चेंज हो गया, मैंने पूछा था प्लानिंग क्या है, उसका इंपैक्ट जानना था। पर प्लानिंग कमीशन के चक्कर में देखें, इज अ गवर्नमेंटल और ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर द formulating and implementing plan policy and strategies to promote the steer the economic, social and overall development of the country। सबसे पहले वाज है, अब ये नहीं रही। प्लानिंग कमीशन इज नॉट अवेलेबल नाउ, प्लानिंग कमीशन अब नहीं है। तो इसका मतलब क्वेश्चंस को वर्तमान सिनेरियो के आधार पर लिखना था और आपने इस क्वेश्चंस को पुराने कंटेक्स्ट में ही दिखाने की कोशिश की। Its primary role is to access the nation need, set objective, allocate resources efficiently and coordinate various sectors to achieve sustainable growth and development। बढ़िया। Planning is a crucial for a country development as it ensure a systematic approach towards resources allocation, infrastructure development, poverty reduction, efficiency planning help to optimizing resources utilization, reduce disparity। ठीक है, अब देखो आधा क्वेश्चन प्लानिंग कमीशन के बारे में आपने सही बताया, प्लानिंग की इंपोर्टेंस को आपने बहुत अच्छे से बताया, क्राइटेरिया स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, सोशल प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, रीजनल प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग को आपने एक्सप्लेन किया, सोशल प्लानिंग को एक्सप्लेन किया, जबकि मुझे इसमें जो प्लानिंग के टाइप आपसे पूछे थे, लाइक इंडक्टिव प्लानिंग, सेंट्रलाइज प्लानिंग, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, इन सब चीजों को आपको बताना था। तो क्वेश्चंस जिस तरीके से होना चाहिए था उस कंटेक्स्ट में पूरी तरीके से नहीं है, बट फिर भी बेहतर आंसर आपने लिखा है। रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी मुझे नजर आई है, कोई आपत्ति इसमें नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लानिंग, cater to specific aspect of the development, ensuring a holistic approach towards our nation program progress। बढ़िया लिखा है पूजा, मुझे अच्छा लगा, लेकिन क्वेश्चंस में अभी बहुत सारी चीजों पर काम करना है। आपको जैसा क्वेश्चंस मिला था आपने एज इट इज क्वेश्चंस को दिखाने की कोशिश की, बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चंस को लिखा। मेरी तरफ से 6 मार्क्स आपको इसमें अलॉट होंगे। आगे से जब भी आप क्वेश्चंस को लिखें तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन, फंक्शन एंड क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। इस क्वेश्चन को जब हम देखते हैं, अ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। रिप्रेजेंटेटिव बॉडी elected or appointed by to draft a constitution and establish the fundamental law and principle of the nation। बहुत बढ़िया, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। its formation, function and criticism are vital aspect in the process of shaping country's governance and legal framework। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन इंट्रो पार्ट में नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया पूजा, काबिले तारीफ आपने लिखी है। फॉर्मेशन की बात करें
थोड़ा सा कोशिश करते कि आप चीजों को पॉइंट वाइज लिखो। आपके पास बहुत सारी चीजें लिखने के लिए हैं, लेकिन पॉइंट वाइज चीजों को लिखने की कोशिश करो। जैसे उसकी फॉर्म करने के कंटेक्स्ट में एक पॉलिटिकल इवेंट आपने दिखाया, सारी चीजों को यहां पर दिखाने की कोशिश की। फंक्शन की बात आपने बताई, इस प्रकार से आप चीजों को दिखा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेटिंग ऑफ इंटरेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन को आपने एक्सप्लेन किया, डिबेट एंड डिस्कशन को आपने एक्सप्लेन किया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरेस्ट को आपने एक्सप्लेन किया। यहां तक आपका क्वेश्चन ऑन ट्रैक लिखा गया, बढ़िया तरीके से आपने अपने क्वेश्चंस की बात रखी। अब बात करता हूं क्रिटिसिज्म की। सबसे पहले एक्सक्लूसिवली एंड रिप्रेजेंटेशन को लेकर क्रिटिसाइज किया गया, बिल्कुल सही है। टाइम एंड रिसोर्सेज को लेके इसको क्रिटिसाइज किया गया, टाइम ज्यादा लगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस दिखाया, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, या आप यह भी कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इज कंप्लीटली ऑक्यूपाइड बाय द एडवोकेट और कांग्रेसी। कांग्रेस का वर्चस्व और वकीलों का स्वर्ग, द हेवन फॉर एडवोकेट या लॉयर के लिए कहा गया। इनफ्लेक्सिबिलिटी, द कॉन्स्टिट्यूशन में बिकम रिजिड एंड चैलेंजेस टू अमेंड पोटेंशियली, ये आउट ऑफ ट्रैक गया। यहां पर जो सवाल था यह था कि संविधान सभा के आलोचना आपको करनी थी। क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन, फंक्शन एंड क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, जबकि लास्ट पॉइंट में आपने कॉन्स्टिट्यूशनल के एस्पेक्ट को दिखाने की कोशिश की। तो ये हमारा ट्रैक से भाग गया और इसका खामियाजा भी आपको देखने को मिलेगा। एग्जामिनर इसके बाकायदा मार्क्स आपके कट कर देगा। कंक्लूजन ठीक लिखा है, अच्छा लिख रही हो, बस अपने माइंड को कंसंट्रेट करके एक जगह लगाएं और फिर उसके बाद अपने क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश करो। इस बात का खास ख्याल रखो कि जो आप लिख रहे हो उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, हर तरीके के हर एस्पेक्ट को आप समझ कर लिख पाओ। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मार्क्स की अगर मैं बात करूं, 15 नंबर का सवाल था, इसमें आप 5 नंबर डिजर्व करती हैं। अब गलतियां कहां हैं? गलतियां रिप्रेजेंटेशन में भी हैं और गलतियां कुछ चीजों को आउट ऑफ ट्रैक भी लिखा गया है, तो उन पर आपको काम करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अल-ब्रूनी की नजर में भारत, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का वर्णन करें। अल-ब्रूनी एक ईरानी विद्वान के विषयों का जानकार था। महमूद गजनवी के कार्यकाल में भारत आया था और इसकी प्रसिद्ध किताब किताबुल हिंद है। मिसिंग क्या है? इसमें थोड़ा सा आपको मेंशन करना था कि ये 11वीं शताब्दी के आसपास भारत में आया था। अल-ब्रूनी के विवरण में राजनीतिक कारण या अल-ब्रूनी के विवरण में सामाजिक जाति बंधन की उपस्थिति बताई, रूढ़िवादी प्रथाओं को बताया, सती जौहर प्रथा बताई, दहेज प्रथा का वर्णन नहीं बताया, बढ़िया लिखा। अल-ब्रूनी के विवरण में सामाजिक पहलू, कारण नहीं होगा, पहलू होगा। देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, राज्य एक दूसरे की ईर्ष्या नफरत करते थे, एकीकरण की कमी थी, भारतीय लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का अनुपस्थिति होना, नए शासन में भारत में आने का रास्ता दिखाया, बिल्कुल सही है। कराधान प्रणाली को स्वामित्व राजा के पास ना होकर ब्राह्मणों से करमुक्त रखा गया था, ब्राह्मणों के पाखंडों की आलोचनाएं उसने की थी। डायग्राम के माध्यम से आपने यह भी दिखाया अल-ब्रूनी कहां का था और कैसे भारत में आया था। अल-ब्रूनी ने भारत का वर्णन करते हुए भारत के विद्वान वाला देश कहा। भारत जैसे देश ने ही सबसे पहले 0 और दशमलव यूरोपियन वासियों को बताया।
भारतीय विचारधारा में भी अरस्तु, प्लेटो, सुकरात जैसे यूनानी विचारकों से महान थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा क्वेश्चन लिखाया है काजल, 10 नंबर का ये सवाल था और आराम से आप इसमें 4.5 नंबर डिजर्व करती हैं। अब पूछो कि सर जी आपने इसमें मेरा 1 नंबर या आधा नंबर किस आधार पर काटा? तो आधा नंबर और 1 नंबर आपका अल ब्रूनी के डिस्क्रिप्शन में केवल सामाजिक और राजनीतिक पहलू के अलावा भी उसके बारे में भी बताना था। किसी समकालीन राजाओं के नाम आपको मेंशन करने थे। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देना है कि आप चीजों को बेहतर कर सको, आप चीजों को समझकर मेंशन करके लिख सको। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड बेटर देन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, व्हाई? कुल मिला के द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसने पूछने की कोशिश की। इट वुड नॉट बी एक्यूरेट टू डेफिनेटली state that the constitution of India is inherently better than the constitution of other nation, as the assessment of the constitution equality is the subjective of and dependent on the context, value and goal of a particular society। बहुत बढ़िया, मुझे इंट्रो बढ़िया लगा, एकदम एक्सेप्टेबल इंट्रो आप इसको कहेंगे, एक एक्सेप्टेबल इंट्रो आप इसको कहेंगे। Each constitution is features to the specific need, history, culture and appreciation of its country. The Indian constitution is commendable for the several reasons, like reflecting of the diversity, upholding the fundamental right, democratic governance, रेजिलेंस एंड एडेप्टेबिलिटी। आप ये भी कह सकते हैं कि सर मैंने इनको साइलेंट फीचर के तौर पर दिखाया, जबकि साइलेंट फीचर में जुडिशरी को मेंशन करना जरूरी था, डीपीएसपी इमरजेंसी प्रोविजन को मेंशन करना जरूरी था, वो बहुत जरूरी था। उसके बाद आपने इनको एक्सप्लेन किया, अपहोल्डिंग द फंडामेंटल राइट, रेजिलेंस एंड एडेप्टेबिलिटी, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, और बाद में इसको कंक्लूड किया है। Whether a constitution is better or not depend on its ability to ensure justice, equality, social welfare and overall well-being of its citizen। बढ़िया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन हैव देयर स्ट्रेंथिंग एंड वीकनेस एंड व्हाट मैटर मोस्ट ऑफ दिस इफेक्टिवनेस इज प्रोमोटिंग वेलफेयर ऑफ द पीपल दे गवर्न, नॉट ओनली वेलफेयर ऑफ द नेशन, बल्कि राइट, लोकतंत्र की बात को सुनिश्चित करना हमारे संविधान का सबसे बड़ा मकसद है, सबसे बड़ा। तो इस चीज को आपको बहुत अच्छे से समझकर लिखना था। बात समझ में आई मेरी? क्लियर है एकदम? तो थोड़ा सा इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि आप जब भी चीजों को लिखें तो क्वेश्चंस के कंटेक्स्ट को समझें। हमारा संविधान दूसरों से कहां बेहतर है, आपने उस पॉइंट को मिस किया है, वो पॉइंट कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन से गायब नजर आया है, तो उस क्वेश्चन पर आपको दोबारा से काम करना होगा। अगर मार्क्स की बात करें तो 15 नंबर का सवाल था, 5 नंबर मेरी तरफ से इसमें मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अभी इसमें और ज्यादा चीजों को बेहतर करना है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, व्हाई? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड out from the many other worldwide, ठीक है, due to its unique blend of the historical, social, political factor that shape its drafting the content, its distinctiveness lies the several key aspect।
सेवरल की एस्पेक्ट क्या है? अमेंडिंग प्रोसेस, इनकॉर्पोरेशन, इंटर्न प्रैक्टिस, लेंथ ऑफ द डिटेल, डाइवर्सिटी एंड इन्फ्लुएंस ऑफ मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली मेंबर। इसको भी आपने बाकायदा एक्सप्लेन किया है। अमेंडिंग प्रोसेस को लिखने की कोशिश की, मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर को व्यूज को बताया, लेकिन एग्जाम्पल किसी का नहीं दिया। इसमें एग्जाम्पल भी आपको देना था, एग्जाम्पल भी आपको इसमें देना होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? फाइनल देख लेते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स टाइम, embodying the aspiration of the nation, seeking in the establishment of the democratic, inclusive and the just society. Its unique socio-culture and historical context इसे दुनिया भर के संविधानों से बेहतर बना देता है। यह क्वेश्चन मजेदार था। इस क्वेश्चन में बाकायदा अपने सारी चीजों को मेंशन करके लिखने की कोशिश की और बहुत अच्छे से बताया। लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे कंटेक्स्ट हैं जहां पर हमारा संविधान दूसरे संविधानों से बेहतर है, वो पहलू भी आपको इसमें लिखना था। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस किसका है भैया? भारत कनाडा संबंध इन दिनों सबसे बुरे दौर से गुजर रहे, इसके कारण परिणाम का उल्लेख करें। कनाडा दोहरा रहा है वही गिनती जो 1982 में, जब जस्टिन ट्रूडो के पिता पिपेरे ट्रूडो पीएम थे, तो भारत ने कनाडा से बब्बर खालसा के आतंकी तलविंदर परमार को सौंपने का आग्रह किया, लेकिन ट्रूडो सीनियर ने ऐसा नहीं किया। 1985 में खालिस्तानी आतंकवादियों एयर इंडिया के विमान कनिष्क के अंदर बम रख दिया और हवा के विस्फोट में 329 लोग मारे गए। बहुत खतरनाक स्टेटमेंट के साथ आपने क्वेश्चंस को शुरू किया। आज ट्रूडो जूनियर कनाडा ने विरोधी और आतंकवादियों की उपस्थिति की स्वीकार करने के बजाय उन्हें आश्रय देना, बिना सबूत के भारत पर आरोप लगाना चुना। इस तरीके से निराधार आरोप खालिस्तानी आतंकवादियों और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं, जिन्हें कनाडा आश्रय देता है, भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बने हुए हैं। इस मामले में कनाडियाई सरकार की निष्क्रियता लंबे संयम और निरंतर चिंता का विषय। एक तो हिंदी पर काम करना होगा बच्चा, हिंदी को ठीक करना बहुत जरूरी है। हिंदी ठीक नहीं है। कनाडा की राजनीति हस्तियों के तत्वों के प्रति खुलेआम सहानुभूति व्यक्त करना गहरी चिंता का विषय है। कनाडा में मानव तस्करी, हत्या और संगठित अपराध सहित कोई गतिविधियां को दो गई जगह कोई नई बात नहीं। अच्छा, ओके, बहुत मतलब सिंपल भाषा में लिखा है। हम भारत सरकार को ऐसे घटनाक्रम से जोड़ने या किसी भी प्रयास को स्वीकार करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पिछले 2022-23 वित्तीय वर्ष में कनाडा के साथ भारत का कुल व्यापार $8 बिलियन था। नई दिल्ली और ओटावा के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा है। भारत ने कनाडा में बीच वीजा सेवाएं रोक दी हैं। कनाडा भारत में आने के कर्मचारियों की उपस्थिति को समायोजित कर रहा है। परिणाम व्यापार, आयात निर्यात, कृषि, एफडीआई और प्रवासी भारतीयों पर इसका प्रभाव हमें देखने को मिला है। कनाडा के आयात पर इसका प्रभाव पड़ा, हमने इस चीज को देखा। निर्यात को हमने देखा, कृषि आयात को हमने देखा, एफडीआई का प्रभाव हमने इसमें देखा। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत और कनाडा के बीच इस तनाव से भारत पर क्या असर पड़ेगा। भारत और कनाडा के बीच व्यापार, शिक्षा, प्रवास, टूरिज्म का आदान प्रदान होता है। भारत और कनाडा के बीच न्यूक्लियर सहयोग, दोहरी टैक्स, विज्ञान, कुछ समझौते पर द्विपक्षीय करार किए हैं। देखो मेरी बात सुनिएगा, आपने जिस तरीके से अपने क्वेश्चंस को दिखाने की, लिखने की कोशिश की, वो काबिल तारीफ है। सवाल क्या है? सवाल यह है कि आपको
अभी इस क्वेश्चंस पर और बेहतर तरीके से मेहनत करनी होगी। क्यों? सबसे पहली बात, इसका इंट्रो पार्ट एज पर द एक्सपेक्टेशन नहीं है। इसके इंट्रो पार्ट को आपको और बेहतर तरीके से करके समझना होगा और बेहतर तरीके से लिखना होगा। दूसरी चीज, जिस तरीके से आपने क्वेश्चंस को लिखा, इसे आपको कुछ सेगमेंट में डिवाइड करना होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, सबसे पहले वर्तमान सिनेरियो को देखते हुए भारत कनाडा के रिश्ते लगातार खराब हो रहे हैं। ऐसे में भारत की तरफ से लिए गए मेजर भविष्य में कनाडा के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। उसके बाद जब आप बॉडी पार्ट की तरफ जाएंगे, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में 2 लाइनें, वर्तमान सिनेरियो में खालिस्तान वाला इशू, भारत की तरफ से लिया गया एक्शन, कनाडा की तरफ से लिया गया एक्शन, और अब उसके बाद कहां पर कनाडा को फायदा होगा, कहां पर भारत को नुकसान होगा, कहां पर भारत को फायदा और कहां पर कनाडा को नुकसान होगा, और उसके बाद इसे कंक्लूड करेंगे। इसका मतलब इस क्वेश्चंस को अभी और ज्यादा रिफाइन करना जरूरी है। अभी इस क्वेश्चंस में बहुत सारी कमियां मुझे नजर आई है। चूंकि मेहनत आपने की है तो आपको मेहनत के मार्क्स मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं भैया। ठीक है भैया, एक बार जरा साफ सा भेज दिया करो बच्चा लोग, है ना, थोड़ा सा साफ सा भेजने की कोशिश किया करो। आप साफ सा क्वेश्चंस भेजेंगे तो फिर चीजें खुद बेहतर होती जाएंगी। ठीक है, योजनाएं क्या है? किसी भावी लक्ष्य को पूरा करने के लिए वर्तमान में किया गया प्रयास योजना, जिसे निश्चित समय और सुनियोजित प्रक्रिया में पूरा करना होगा। देश के विकास में महत्व, जब देश योजना बनाकर किसी कार्य को करता है, अधिकांश में सफल होता है। योजनाबद्ध प्रक्रिया में संसाधनों का सही उपयोग करके देश के विकास में योगदान, जैसे उद्योग, भूमि, पूंजी, श्रमिक, कार्यकुशलता, तकनीक, बढ़िया लिखा है। इसका योजना बनाकर काम करने पर सफलता अर्जित होगी, डील किया जा सकता है। उसके बाद आपसे योजना के प्रकार पूछे गए। आपने दिशात्मक योजना, उद्देश्य, परिप्रेक्ष्य योजना, उदाहरण, सांकेतिक योजना को लिखा। क्वेश्चन अधूरा है। बबली, इस क्वेश्चन को अधूरा लिखा है। योजना पूर्ण कार्य देश के विकास को निश्चित करता है। जब देश किसी भी योजना बनाकर करता है तो वह निश्चित समय में पूरा हो जाता है। एक ही लाइन को कई बार रिपीट किया है और ज्यादा सही तरीके से लिखना जरूरी है। अगर मार्क्स की बात करूं तो आपको इसमें मार्क्स में दे तो दूंगा 10 में से 2 मार्क्स, लेकिन अभी और ज्यादा इस पर काम करना जरूरी है। ये थी आज की क्लास। जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, आप लोगों को पता है हमारा डेली आंसर राइटिंग चल रहा है। इसके अलावा मेगा एक्सटेंशन ऑफर आप लोगों को मिलता है। फाउंडेशन बैच हमारा आ रहा है और अल्ट्रा कॉम्बैट 24 तारीख में आपको ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। अपने यूपीएससी के ड्रीम को ईएमआई के माध्यम से कनेक्ट करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं और पूरी मेहनत को साथ आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ क्लास के समापन की घोषणा करते हैं। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।